नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग गुरु भाई एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो आपको पता होगा आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीटेट का पेपर सेकंड। और सीटेट का पेपर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं, वो भी 7 तारीख का। 7 फरवरी को हमारा पेपर हुआ था, फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था, और सेकंड है ना, सेकंड पेपर था 6 to 8 का। तो जूनियर वाला आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें बाल विकास को सॉल्व करेंगे, सीडीपी को। देखते हैं किस तरीके से सवाल आए थे, क्या सवाल थे, क्या पैटर्न चेंज हुआ था, कितना हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उस बिहाफ पर सवाल था। सारी चीजों को आज हम लोग एनालाइज करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं यहां पर आज जो हमारे सवाल थे। सीटेट 7 तारीख को जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था, और आपका जूनियर का पेपर है ना, जूनियर का पेपर क्या लेवल रहा है, क्या पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ बदलाव था, क्या उसमें वैसे ही थे, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे पहला सवाल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल डिट्टो प्रीवियस ईयर में आया था, वही आपको यहां पर भी दिखने को मिल गया। पहला सवाल आप देख रहे होंगे, कह रहा है, पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभाव, एकदम सेम सवाल था, प्रीवियस ईयर सेट लगा के देखना, बिल्कुल सेम सवाल था, वही सेम सवाल आपसे पूछ लिया है। तो इसीलिए बार बार मेरे साथी हम लोग कहते रहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पेपर हमारे हो चुके हैं, उनको जरूर लगाइए। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इतना लगा लीजिए ताकि वो सवालों से संबंधित जो भी सवाल आए वो आप आसानी से कर रहे हो। तो यहां पर क्या था कि लोगों के दूसरों की बात कर दी, और मैंने कई बार, मेरे पुराने वीडियो देखेंगे और जो हमारे साथ पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से पता होगा, पुराने वीडियो देखेंगे, मैंने आपको यहां पर एक ट्रिक बताई थी। एक इंटरपर्सनल था, एक इंटरपर्सनल था, और एक था इंट्रापर्सनल, एक था इंट्रा पर्सनल। ये दो हमारे पास शब्द थे, और इसको मैंने बार बार बहुत मजाकिया अंदाज में भी बताया था, है ना। जब किसी के दिल में इंटर करना होता है, देखो इंटर लिखा है ना, और अगर किसी के दिल में हमें क्या करना, देखो काला दिल बन गया है, इसको रेड बनना चाहिए ना। तो यहां पर क्या था कि किसी के दिल में जब हम इंटर कर जाते हैं, तो दिल किसका, मतलब किसी दूसरे के दिल में ही तो इंटर लेंगे। तो यहां पर दूसरे के बात लिखा है, क्या लिखा है, दूसरे के मनोभाव। जैसे ही हमारे सामने इंटर शब्द आता है तो हम समझ जाते हैं कि जब दूसरे की मनोदशा, मनोभाव, इच्छा, इसको अगर हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो क्या है, इंटरपर्सनल। और यहां पर इंट्रा का मतलब होता है स्वयं से। अच्छा, इसके बारे में ना दिया था ना चर्चा किया था, तो बस कुछ नहीं करता था, संगीतमय बुद्धि होगी नहीं, प्रकृतिवादी बुद्धि होगी नहीं, अंतरवैयक्तिक बुद्धि और तार्किक गणित। बहुत आसान था, ऑप्शन भी इतना आसान कर दिया था कि आंख बंद करके आप इसको सही करके आते। तो ये क्या था, इंटरपर्सनल, बिल्कुल सही हो जाता। और इंग्लिश में देखो इंटरपर्सनल यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। चलो आगे देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, एक बच्चे का पहला अनुभव, एक बच्चे का पहला जो अनुभव होता है, सवाल का लेवल वास्तव में बहुत बढ़िया था। बस आप सोच समझ कर अगर आंसर देते तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छा पेपर बना था, बढ़िया पेपर बना था, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जब भी आप पहला अनुभव की बात कर देते हो तो यहां पर क्या हो जाता है, और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती हैं। अच्छा, ये सब बातें कहां, पहली बार अगर ऐसा होता है तो पड़ोस से तो होगा नहीं, पहले कहां रहोगे, परिवार में ही तो होगा। ये सब सारी चीजें कहां होंगी, परिवार में। किससे होगा, परिवार वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट जवाब होगा आपका, ठीक है। पड़ोस क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। रिश्तेदार क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे। मीडिया क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। लेकिन पहला जो अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो कहां से होगा, परिवार से, ठीक। चलो अगला तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल था कि रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है, एक आवश्यक विशेषता है किसकी, रचनात्मक मूल्यांकन की। बहुत प्यारा सा सवाल था, बढ़िया सा सवाल था। कई बार ऐसे सवालों को हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवेल्युएशन की बात हम लोगों ने करी थी, फॉर्मेटिव की। और फॉर्मेटिव की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, आज बढ़िया से
एनालाइज करेंगे पेपर को, पूरा बढ़िया विधिवत तरीके से देखेंगे कि यार पेपर में क्या वास्तव में दम था या नहीं था। अभी आप खुद बताओगे कि यार ये तो बिल्कुल पढ़ा हुआ आया था, है ना, बिल्कुल पढ़ा हुआ आया था। रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यकता होती है। अगर हम देखें तो यहां पर विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन का मानदंड का स्पष्टीकरण करना। ठीक, अगला देखो, वस्तुनिष्ठ प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना। फिर कह रहा शिक्षार्थियों के सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना। वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा, बढ़िया सा सवाल था। अगर इस पर हम लोग देखें तो इस पर क्या आपका जवाब आ सकता है, कौन सा ऐसा जवाब है जो आपका सही हो सकता है? मेरे सभी साथी एक बार कमेंट्स बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे कि अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर हमारा कौन सा सही हो सकता है। एक बार बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे, कौन सा अगर हम लोग देखें तो यहां पर कौन सा सही हो सकता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा माइक जो है। चलो यहां पर देखेंगे तो यहां पर रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता, तो यहां पर देखो शिक्षार्थी के लिए मूल्यांकन का मानदंड का स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया से सवाल था। सवाल नंबर 4 से देखेंगे। सवाल नंबर 4 पूछा था आपसे डिस्ग्राफिया। क्या पूछा था? डिस्ग्राफिया। साफ साफ लेखन वैकल्प से पूछा था, और लेखन वैकल्प हमारा शारीरिक अपंगता है, या तंत्रिक्रिय विकार है, या अधिगम अक्षमता है, या व्यक्तित्व विकार। तो आपको पता है डिस्ग्राफिया है, और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है ना। लेखन वैकल्प हमारा क्या है? तो हमारा अधिगम या अधिगमनात्मक हमारी क्या है? अक्षमता, जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जानते हैं। अगला देखना सवाल नंबर 5। पांचवा नंबर कह रहा था कि एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? अब यहां पर देख रहे हैं एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। संज्ञानात्मक, सामाजिक, या संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक, या खाली संज्ञानात्मक, या संज्ञानात्मक और भावात्मक। तो आपको पता है तीनों पार्ट को हमें ध्यान में रखना है। एक तो हमें कॉग्निटिव को रखना है, दूसरा सोशल और तीसरा इमोशनल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 6 देखेंगे। कह रहा सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ने या पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण दृष्टिकोण सही होंगे? तो यहां पर बहुसंवेदी रणनीति का उपयोग करना चाहिए, या सीखने के मानकीकृत लक्ष्य होने चाहिए, या लचीला और अनुक्रमिक निर्देश होना चाहिए, या कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। चलो यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहली बात तो यहां पर कौन कौन सा हमारा सही होगा? तो सही होने का लचीला, फ्लेक्सिबल वाला तो बिल्कुल सही होगा। कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना बिल्कुल सही होगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल 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 सही है ना। बाकी मानकीकृत लक्ष्य हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और मानकीकृत हमारा जहां जहां दिखेगा, तीसरा यहां पर है, दूसरा है ना, मानकीकृत दूसरा ऑप्शन है। तीसरा तो सही है ना। मानकीकृत क्या है? दूसरा ऑप्शन यहां पर है, कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहां पर है, कट जाएगा। पहला बहुसंवेदी
रणनीति का उपयोग भी नहीं होगा, लेकिन यहां पर देखो तीसरा और चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 पूछा था बढ़िया से सवाल, ऑटिज्म से हर बार एक सवाल बनता है, स्वालीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम स्वालीन क्रम विकार की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। कह रहा है स्वालीन क्रम विकार में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। तो कह रहा है स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे हर बच्चे दिन की उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं, या स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे को उत्कृष्ट संचार कौशल लेकिन याददाश्त बहुत कमजोर होती है, या संवेदी एकीकरण और विनियमित कर जूझ रहे छात्रों की क्या होती है, मदद करते हैं। तो स्वालीन क्रम वाली की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर अगर आप देखोगे कौन सा कथन सही है पूछा था। ऑटिज्म जब होता है तो संप्रेषण वाली है ना, तो ये क्या करते हैं, स्वालीन क्रम विकार मुख्य रूप से सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, ये तो बात गलत हो जाएगी। स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे हर दिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं, यह भी नहीं होगा। स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को संचार कौशल लेकिन याददाश्त क्या होती है, कमजोर होती है। संवेदी एकीकरण और विनियमित स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे की मदद करते हैं। उत्तेजना वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला देखो सवाल नंबर 8। समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक विशेष बच्चों की जरूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझें। यह सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षण शास्त्र का पालन करें, या विविधता को प्रभावित शिक्षण में बाधा के रूप में देखें, या अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वग्रहों को लगातार जांचें। बहुत बढ़िया से सवाल था, बेहतरीन से सवाल था कि विशेष बच्चों को जरूरतमंद और दूसरे पर निर्भर समझे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों को समान पाठ्यक्रम, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विविधता को बाधा के रूप में देखना, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वग्रहों को लगातार क्या करें, जांचे परखें। बढ़िया से सवाल था, बेहतरीन सवाल थे। सवाल नंबर 9 देखेंगे, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल। कई बार आपको मैंने बताया था कि कथन निष्कर्ष में कुछ नहीं करना है, कथन लिखना और इसके बगल में सही और गलत का निशान, निष्कर्ष और इसके बगल में आपको सही और गलत का निशान, ठीक है। तो यहां पर देख रहे होंगे कि शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। बताओ शामिल करना चाहिए या नहीं। साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभव से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण केंद्र है। भैया यहां पर अगर हम देखें तो दोनों में बातें क्या है, बिल्कुल सही है और एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जहां पर दोनों को फॉलो कर रहे हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 आपसे पूछा था कि एक प्रगतिशील कक्षा में विविध विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। अगर आपको अधिगम को कहे सुगम बनाने के लिए या बच्चे को सीखने के लिए सुगम बनाने के लिए कहे, है ना, कोई भी बात करें, तो यहां पर एक प्रगतिशील शिक्षा या कक्षा कक्ष है, तो यहां पर अगर प्रोग्रेसिव हमारी क्लासरूम है तो विद्यार्थी के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, है ना, शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, मतलब फोकस करना चाहिए। कौन सी प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, तो कह रहा है चिंतनशील सोच पर देना चाहिए, या आज्ञाकारी श्रवण पर देना चाहिए, या व्यवहार अनुकूलन पर देनी चाहिए, या निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति पर देना चाहिए, मतलब इमिटेशन पर देनी चाहिए। तो पैसिव तो होगा नहीं। देखो दो ऑप्शन तो बहुत आसानी से आपने काट दिया, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे या बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे। अब ये सवाल तो बढ़िया है, सवाल तो बेहतरीन है, जबरदस्त सवाल है। यहां पर एक विवाद हो सकता है, अब आयोग क्या मानता है ना, ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, दोनों ऑप्शन अपने आप में बेस्ट हैं, दोनों ऑप्शन क्या है, अपने आप में बेस्ट हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर देखेंगे कि अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की जाए, और जब प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की जाती है तो व्यवहार का अनुकूलन होना भी, मॉडिफिकेशन होना भी क्या है, बढ़िया है।
लेकिन चिंतनशील सोच भी हमारी क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी क्या है, बेस्ट है। ठीक, तो यहां पर अगर चिंतनशील नहीं सही मानते हैं तो बिहेवियर पर जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये डाउट पे है। अगला 11 नंबर देखेंगे। रमन जो कि कक्षा 4 का विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा। यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है और वह बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकीकरण क्या कहलाएगा? केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी के लिए सहायक है क्योंकि उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। अनुपातक है क्योंकि भाषा और सोच आपस में संबंधित नहीं होती है। कह रहा व्यर्थ है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में सुगम बनाती है ना। भाषा जो होती है, जब हम बोलते हैं कुछ तो ये सोचने में क्या बनाती है, सुगम बनाती है। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 12 नंबर। एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे, या छात्र के योग्यता समूह को बढ़ावा दे, या विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे, या केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। अरे यार क्या बात है, बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सवाल था। और सवाल में बहुत ही बेहतरीन सा, रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है, क्या आवश्यक है कि केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से क्या करे, बचे। सवाल का पैटर्न देखना, बढ़िया सा सवाल था। कह रहे उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दें। उच्च निम्न ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। छात्रों की योग्यता समूह को बढ़ावा दें, जैसी योग्यता है उनके अंदर, जैसी एबिलिटी है वैसे क्या करें, बढ़ावा दें। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने से बचें। अगर हम विषय वस्तु को कहते हैं कि वास्तविक जीवन से जोड़ दिया जाए तो बेहतर होता है, और यहां बता रहे हैं बचें उससे। अब भैया हमारी क्लास में बच्चा आया है और अगर उससे हम घर परिवार से उसको जोड़कर समझाएंगे तो बढ़िया समझेगा, और अगर उसको हम घर परिवार को बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, हटा ही देंगे, अनदेखा कर देंगे, और कहेंगे तुम हमारी क्लास में हो तो हमारे क्लास के बारे में सोचो, या स्कूल के वातावरण के आधार पर ही सीखो, बाहरी दुनिया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, यहाँ स्कूल में एंट्री किए कि बाहरी दुनिया को छोड़कर आओ, तो बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यहां पर देखो केवल लिखा था, लेकिन हमारे साथियों ने, कुछ लोगों ने गलत कर दिया होगा। गलत इसलिए क्या होगा क्योंकि यहां पर केवल देख के कभी कभी होता है, हम लोग भी बोलते हैं कि केवल वाले ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। लेकिन कहते हैं कि भैया जब हमारे पास निगेटिव और निगेटिव भाई होते हैं तो आगे चलकर क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं, है ना। माइनस माइनस गणित में पढ़ते हो ना कि अगर 2 माइनस साथ में है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो भैया जब यहां पर केवल लिखा है और बचे का मतलब होता है कि वो चीजों से बचे, तो माइनस माइनस मिला के क्या बन गया, प्लस बन गया। कैसे कि केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचे। केवल हमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही नहीं, हर तरीके से हमें निर्णय देना है, हर तरीके से बताना है। सवाल बहुत जबरदस्त था भाई, बेहतरीन सवाल था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा, बेहतरीन। अगला देखो सवाल नंबर 13 क्या था, बस समझ पर आधारित सवाल था, कुछ था नहीं सवाल में। जितनी बढ़िया समझ को आप विकसित करोगे उतना बेहतर आंसर निकल कर आएगा। कह रहे शिक्षार्थियों को, अच्छा यहां पर आपको बता दें, यहां पर एक चीज की सबसे बड़ी वो रही कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हमारे हैं, किसी का थॉट नहीं पूछा, कोई ऐसा रटने वाली चीज आपसे नहीं पूछी। अगर आप समझ पर बढ़िया बनाए हो और आपका कहीं ना कहीं जो भी टॉपिक है वो क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप बिल्कुल भी बेहतर करके आओगे। शिक्षार्थियों की सक्रिय समानता का तात्पर्य है कि छात्र सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दें, या पाठ्यपुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माने, या पूछताछ अन्वेषण और प्रश्न करें, या तथ्य और सूचनाओं को रटें। अच्छा रटना क्या है, गलत है,
एकमात्र सोच, मतलब एक रास्ते पर ही चलो, दूसरा रास्ता मिले तो उसे ध्यान ही ना दो, है ना। फिर कह रहे हैं अंक और प्रतियोगिता, मतलब यहां पर कंपटीशन को प्राथमिकता दे, अंक ज्यादा लाओ, है ना। कहते हैं यार देखो तुम्हारा अंक कम आया है, अब की ज्यादा नंबर लाना। तो ये क्या है, अंक ज्यादा लाना, ये सब बातें हमारी क्या है, निगेटिविटी, क्या है, निगेटिव को शो करती। इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना ज्यादा बच्चा आपसे पूछताछ करेगा, जितना ज्यादा बच्चा अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, है ना, वो क्या होगा, बेस्ट होगा। अच्छा, प्रश्न करना भी बेस्ट है। जो बच्चा हमसे प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ सीख रहा है। अब तुम हमसे प्रश्न न करो, हमसे पूछो ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो। और अगर प्रयास करोगे तो गलतियां होगी जरूर, कमियां होंगी जरूर, और उस कमी को पूछोगे जरूर। सवाल नंबर 14 देखेंगे। राधा तर्क देती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है। ये सवाल इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, अगर किसी ने गलत किया है तो भाई बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर हम बार बार चिल्ला रहे थे कि लगा के जाना, और सेम सवाल आपसे पूछा है, सेम सवाल पूछा, कुछ भी नहीं चेंज किया है, बस नाम शायद चेंज किया है, कहो नाम है वही हो, है ना। तो राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं। भैया यहां पर विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब बच्चा वास्तविक रूप से या गहराई से चिंतन करने में समझ होता है, और ये बात किसकी है, जीन पियाजे की थ्योरी से, तो इसका तो कोई लेना देना यहां पर था नहीं, तो हटा दो। जीववाद का मतलब होता है कि जो भी चीजें हैं बच्चा सभी लिविंग थिंग मान ले नॉन लिविंग थिंग को, है ना। तो वो क्या है, एनिनिज्म है, जीववाद है, तो ये इसका भी कोई लेना देना यहां पर है नहीं। कह रहे कारण और प्रभाव, केजेस जैसा होगा इफेक्ट वैसा ही तो दिखेगा। अरे यार धूप जैसी तेज होगी, धूप की क्या है, उसका केस है कि वो उसको तेज होती है और उसी में क्या होता है, कपड़ा सूखता है। तो ये जैसा कारण वैसा प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती सोच, रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग, ये भी नहीं होगा। रिवर्सिबिलिटी का मतलब पलटावी का गुण, ऐसा यहां पर कुछ नहीं पूछा। चलो अगला देखो, सवाल नंबर 15। बढ़िया सवाल, बेहतरीन जबरदस्त सवाल लगा है 15 नंबर, और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताते रहेंगे भैया, आंसर जरूर देते रहेंगे। तो सवाल नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा, जबरदस्त सवाल था, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगर हम आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें तो हमने आपको बताया था, जब भी आपके पास अभिप्रेरणा शब्द आएगा और अभिप्रेरणा का मीनिंग पूछेगा तो आपको बताना है मेरे भाई कि जो हमारा मोटिवेशन शब्द है, कौन सा शब्द है, मोटिवेशन शब्द है। तो मोटिवेशन अभिप्रेरणा का जो अर्थ होता है वो अर्थ ये होता है, पहले तो हम ये समझ लें कि एक होता है सकारात्मक, एक होता है सकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। अगर हम सकारात्मक की बात करें तो जब किसी का कोई भी जोर जबरदस्ती दबाव ना हो तो क्या है, सकारात्मक है। और जब कोई हमें आके बार बार प्रेशराइज कर रहा है और हमें किसी काम के लिए फोकस करने के लिए बोल रहा है, या किसी काम को करने के लिए हमें बार बार प्रेशराइज कर रहा, तो इसका मतलब है कि हम मोटिवेशन तो है लेकिन कैसा है, नकारात्मक। और एक होता है हमारे पास आंतरिक और एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। अगर हम आंतरिक की बात करें तो जब हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारी खुद की इच्छा है करने की, है ना, हम खुद मोटिवेट हैं, तो इसका मतलब है वो क्या है, इंटरनल है। लेकिन अगर कोई आके हमें मोटिवेट कर रहा है तो बाहरी है ना। तो यहां पर क्या पूछा था, आंतरिक प्रेरणा। कह रहा व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य को पूरा करना। अब ये तो भैया माता पिता डांटते नहीं तो हम गृह कार्य तो पूरा नहीं करते, जीवन भर नहीं पूरा करते, तो ये मतलब कैसा है, बाय है, हटा दो इसको। अच्छा ग्रेड पाने के लिए, देखो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो अच्छा ग्रेड पाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम कभी पढ़ाई ना करते, परीक्षा पास करनी है ना, दिखाना है सबको, तो ये क्या है, गलत है। पुरस्कार की राशि है खेल खेलना।
अगर पुरस्कार न मिलता तो हम खेलने थोड़ी नहीं जाते। वहां पर भैया स्प्लेंडर थी, मैन ऑफ द मैच जो था ना, अगर पाएंगे तो बनेंगे, तो उसमें क्या मिलेगा, हमें स्प्लेंडर मिलेगी। तो इसी कारण से तो हम यहां पर आए हैं खेलने के लिए। तो ये सब क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सा, व्यक्तिगत आनंद के लिए। हम अपनी इच्छा अनुसार अपने आनंद के लिए अगर कोई काम करते हैं जिसमें मुझे खुद संतुष्टि मिलती है, वो क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। आगे देखिए, चलो भैया बढ़िया सा सवाल है, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष भैया बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन से आए थे। तो यहां पर कथन निष्कर्ष देख रहे होंगे, कह रहा है रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। अब बताओ, बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। और यहां पर कितने साथी हमारे सही करके आए थे, ईमानदारी से बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे कितने साथी इसको सही करके आए थे। चलो यहां पर देख रहे होंगे कि रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन छोटे बच्चे अर्थपूर्ण से केवल मौखिक, है ना, ये क्या हो गया, गलत। ए सही और आर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 7 नंबर देखेंगे, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। कह रहे कार में शामिल लक्ष्य का, या प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, या महारत हासिल करने का लक्ष्य का, या प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का। बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल है। और देखते हैं कितने साथी इसको सही कर पाते हैं, कितने साथी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कह रहे साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। अवॉइडिंग द appearance of law ability in front of peer and teachers in example of। कार में शामिल लक्ष्य का, या प्रदर्शन परिहार का लक्ष्य का, या महारत हासिल करने का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, महारत, मिस्ट्री गोल्स हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 18 नंबर देखो, कह रहा कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, देखो यहां पर लिखा होगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग अगर हमें बढ़ानी है क्लास में, और क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करना है, जिसको समालोचनात्मक सोच के नाम से भी जानते हैं, अगर इसको बेहतर करना है तो यहां पर क्या करना होगा, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं को सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर कह रहे छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट प्रदान करना चाहिए। और आपको हम बता दें, जब भी आप फिक्स कर दोगे चीजों को, सेट बना दोगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगला, तत्वों को रटने की बात कर रहा है, रोट मेमोराइजेशन की तरफ चले गए, ये भी क्या हो गया, निगेटिव। जैसे ही हम रोट मेमोराइजेशन की बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और सेट की बात करेंगे, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए डिस्करेज करना चाहिए। डिस्करेज शब्द हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। इनकरेज करो बच्चे को, बच्चे को क्या करना है, इनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज करना। बढ़िया सवाल था, बेहतरीन नया सवाल था, बढ़िया अच्छा सवाल था। और इसको हम इंपॉर्टेंट करेंगे अगले साल के लिए भी, सीटेट में या कहीं और भी अगर पेडागोजी से संबंधित सवाल आता है तो ये सवाल अपने आप में क्या है, बेस्ट है। तो यहां पर क्या लगाएंगे साथी, चलो यहां पर विद्यार्थी को हतोत्साहित करना निगेटिव हो गया, तथ्यों को रटना निगेटिव हो गया, छात्रों को पूर्व निर्धारित सेट, ये भी निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने की बात करेंगे, है ना। देखो क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है जब बच्चे को स्वतंत्र कर दो, कोई भी समस्या है
आप उसको स्वतंत्र कर दो कि यार इस समस्या का समाधान आप सॉल्व करोगे, कैसे करोगे हमें नहीं पता, सोचो समझो, टाइम दो उसे, है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अगला देखो 19 नंबर सवाल है अभिकथन और निष्कर्ष वाला, बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल है। और देखते हैं कितने प्यारे साथी इसको सही कर पाते हैं, कितने प्यारे साथी, कितने भाई बंधु हमारे इस सवाल को सही कर पाते हैं, ये देखना है। चलो जबरदस्त सवाल, बेहतरीन सवाल, और कितने साथी इसको सही कर पाते हैं। कह रहे कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य बच्चे अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट से भिन्न होते हैं। यह पता लगाना कोई विशेषता अनुवांशिक क्रम और या अनुवांशिकता के कारण कितनी है कि पोषण और पर्यावरण पर कितनी जटिलता है। अच्छा ये बताओ, कभी कभी आपने देखा होगा भिन्नता का सिद्धांत हमारा कहलाता है, जैसे हेरिडिटी का जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर होता है कि माता पिता से कभी मिलते हैं और कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। तो ये बात क्या है, सही है, और निष्कर्ष भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलो 20 नंबर सवाल देखेंगे, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। अगर हम विकास की बात करेंगे और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और आपको बताते चले अभी हम लोग सीटेट का 7 फरवरी को जो पेपर था वो सॉल्व कर रहे हैं। टेट की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि टेट भी होने वाला है, और टेट होगा तो स्टेट भी आएगा, बिल्कुल निश्चित है कि स्टेट भी आएगा। तो आपको तैयारी को रोकना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है, तैयारी जैसे फ्लो में चल रही थी बिल्कुल सेम वैसे करते चलना है, क्योंकि परीक्षा हम लोगों ने पास जरूर कर लिया है, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई को रोक देते हैं फिर समझो फिर से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको तैयारी बिल्कुल भी रोकनी नहीं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जाता है, विकास का बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। विकास सरल और एकात्मक प्रक्रिया, देखो सरल तो नहीं है ना एकात्मक है ना, सटीक भी नहीं लगा सकते। विकास का मतलब होता है परिवर्तन, क्या होता है, परिवर्तन। विकास का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो विकास बहुआयामी भी होता है, बहुदिशात्मक भी होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल नंबर 21, कह रहा समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। बहुत जबरदस्त सवाल। अगर समझने की बात करेंगे तो समझेंगे कहां, अपने दिमाग में, और बोलने की बात करेंगे तो क्षमता कहां से होती है, मुंह से होती है। मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। और संवेगात्मक विकास जो है शारीरिक विकास से संबंधित होता है, और चाहे संवेगात्मक की बात करें चाहे जिसकी बात करें वो विकास, चाहे शारीरिक की बात करें, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलो सवाल नंबर 22 देखेंगे, कह रहा अधिकांश बच्चे 5 या 6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं, 5 साल में, 7 साल में, 1 साल में या 3 साल में।
तो यार ये बातें जो है ना 3 साल में बच्चा कर लेता है फैक्ट। जहां तक उम्मीद है कि सीटेट और ये आयोग है हमारा 3 वर्ष ही मानेगा, है ना। ये जो बातें क्या है, फैक्ट वाली है, तो फैक्ट वाली बातें थोड़ा सा आयोग के ऊपर भी देखना है क्या आंसर देता है, लेकिन 3 वर्ष क्या होगा, सही होगा। वाइगॉस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा डाट डाट की ओर विकसित होती है, मूक वाक से मौखिककरण की, या मौखिककरण से आंतरिक वाक की, या आंतरिक वाक से बाहरी वाक की तरफ, या निजी वाक से आत्म केंद्रित वाक की तरफ। चलो भैया, बढ़िया सा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। तो देखो जीन पियाजे ने मूक वाक की बात नहीं करी, मौखिककरण की बात नहीं करी, निजी वाक की बात नहीं करी, लेकिन आंतरिक वाक और बाहरी वाक की बात करी है। तो जैसे जैसे बढ़ते हैं आंतरिक वाक से किधर विकसित होते हैं, बाहरी वाक की तरफ। अगला देखो सवाल नंबर 24, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया गया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है, तो 8 अवस्थाओं में या जन्म से लेकर वयस्क, या 4 गुणात्मक में, या 3 प्रगतिशील शिक्षा स्तरों पर। तो बढ़िया सा सवाल ये भी था। पियाजे की बात आई थी और पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। आपको पता है कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्था दी है। ये सवाल भैया आपके पेपर फर्स्ट में भी आया, पेपर सेकंड में भी आए जीन पियाजे, और दोनों दिन आए, है ना। मतलब चारों पेपर में जीन पियाजे छाए रहे। 4 अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी है, संवेदी गामक अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था। जो साथी हमारे नए हैं, अभी सीटेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जिनका पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, अपनी हिम्मत को नहीं हारेंगे, क्योंकि पेपर तो आते ही रहेंगे आपके, है ना। लेकिन बस हिम्मत नहीं हारना। जिस दिन आप हिम्मत हार गए फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। एक गलतियां होती हैं, 2 गलतियां होती हैं, एक बार पेपर नहीं सही हुआ, दूसरी बार नहीं सही हुआ, लेकिन कभी ना कभी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस दिन हम अपने आप को क्या कर लेंगे, बिल्कुल बेहतर बना लेंगे, बढ़िया बना लेंगे, फिर चाहे जितनी बार एग्जाम हो, है ना, चुटकियों में वो एग्जाम निकलेंगे। तो कह रहे हैं पियाजे ने जो बात करी है, तो यहां पर संवेदी गामक अवस्था की बात करी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करी है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करी है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करी है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करी है। ये सारी 4 अवस्थाओं की बात करी। कितनी अवस्थाओं की, 4 अवस्थाओं। तो 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में बात करी है किसने, जीन पियाजे ने। कोई सवाल में दम नहीं था, सवाल में कोई दम नहीं था, बहुत आसान सवाल था और बहुत बढ़िया से आप कर ले जाते। अगला देखो सवाल नंबर 25 कह रहा है, रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। कैसे किया, मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। हाँ, क्या बात है। तो पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। अच्छा, ऐसी बातें कभी कभी होती रहती है ना, यार हमारी वजह से इसे हो गया, तो इसका मतलब है कि वो लॉजिकल नहीं है, वो अभी गहराई से और वास्तविक रूप से चिंतन नहीं कर पा रही है। उसने तो तर्क विचार चिंतन ही नहीं कर पाई सही से कि किस कारण से बीमार हुआ है ना। मतलब कह रहे ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। यार मतलब तरीके से अगर व्यवहार कर लिया, मान लो हम किसी से पानी मंगा रहे हैं, अपने भाई से, छोटे भाई से, या खाने के लिए मंगा रहे हैं, कुछ अपने मतलब के लिए उसको बहाना कर दिया, कुछ कर दिया कि यार हमारे पेट में दर्द है, या थके हुए, हमको पानी पिला दो, तो अपने मतलब निकालने के लिए हमने कुछ उसको बेवकूफ बना दिया। तो क्या हो, अगले दिन वो बीमार हो जाए तो हम कहते हैं कि यार हम ऐसे हो गए हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक में है, या संवेदी में है, या पूर्व संक्रियात्मक। देखो संवेदी में तो होगा नहीं, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये किस में जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब लॉजिकल नहीं है। आगे देखो, डाटा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हैं। जेंडर संबद्धता होगी, या जेंडर समरूपता होगी, या जेंडर वर्गीकरण होगी, या जेंडर समानता, इक्वलिटी, है ना, जेंडर समानता। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन करता है? कौन सा अप्लाई करता है इसके फोल्डिंग का? अगर हम यहां पर देखें तो कह रहा है एक शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर उत्तर दिए गए, बिल्कुल सेम सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आया, बिल्कुल सेम सवाल आया, और कौन सा ईयर का है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम सवाल है। एक शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर उत्तर लिखे दिए विद्यार्थी से कहा कि उत्तर की कॉपी को निष्क्रिय रूप से उतार लें। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को यह अनिवार्य कर दिया कि समयावधि के स्वयं समाप्ति पर समाधान करना। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी को आधी हल की हुई समस्या दी, अन्यथा कठिनाई हो रही थी। ठीक है, हल करने में उसको कठिनाई हो रही थी तो आधी समस्या दे दी। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को आपस में किसी कार्य को सहयोग और संवाद करने के साथ सख्त पाबंदी लगा दी। सख्त पाबंदी लगाना गलत हो जाएगा, और आधी समस्या का हल करने की बात मतलब इसके फोल्डिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई समस्या में बच्चा होता है और उस समस्या में हम क्या करते हैं? समाधान करते हैं। कई नाम इसके हैं, कई बार पूरे पेपर में आलंबन शब्द छाया रहा। पाढ़, ढांचा, मचान, आधारभूत सहायता, आधारभूत सहायता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं। ये फोल्डिंग लेटने वाली नहीं, ये सहायता देने वाली। कौन सी? सहायता देने वाली। चलो, तो यहां पर सी ऑप्शन। अगला देखो 28 नंबर। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डांट डांट पर जोर देता है। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डांट डांट पर जोर देता है। मानकीकृत परीक्षण या सख्त पाठ्यचर्या पर, या प्रतियोगिता और व्यक्तिगत पर, या छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारिता, या रट कर याद करना। तो भैया मेरे सवाल में तो कोई दम नहीं थी, कोई दम नहीं थी सवाल में, क्योंकि मानकीकृत क्या हो गया? नेगेटिव। प्रतियोगिता क्या हो गया? नेगेटिव। रटना क्या हो गया? नेगेटिव। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारिता। छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारिता बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 29 देखें। चलो 29 बताओ क्या होगा। कह रहा है कि बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने कि क्या वे अच्छे या बुरे समझने की ओर प्रगति करते हैं, या नियम और कानून नम्य और बदलने जा सकते हैं। क्या बात है। क्वालबर के अनुसार बच्चे का नैतिक विकास निरंतर होता है, ना कि असतत। भाई क्या क्या लगा दें इसमें? क्या लगाया जाएगा? कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, ना कि असतत। असतत का मतलब होता है कि कभी कभी। तो ये तो बात तो बिल्कुल सही है, नैतिक विकास निरंतर चलता रहता है ना। और यहां पर बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करते हैं कि वे अच्छे या बुरे की समझ में प्रगति और कानून नम्य बदले जा सकते हैं। तो यार देखो, ये बात दोनों तो सही है ना, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? सही। आगे देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? समायोजन और समावेशन के द्वारा, स्कीमा को बदलने में, या पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, या निजी वाक्य के रूप में भाषण द्वारा, या अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया पर। अच्छा, अवधान और ध्यान केंद्रित करने की बात कौन करता है? अल्बर्ट बंडूरा करते हैं। कौन करता है? अल्बर्ट बंडूरा करते हैं। ठीक है, ये होगा नहीं। समायोजन और समावेशन की बात कौन करते हैं? प्याजे करते हैं। कौन करता है? प्याजे करते हैं। पर्यावरण द्वारा सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की बात कौन करता है? स्किनर करते हैं। तो बचा क्या? बचा यही निजी वाक वाला, और निजी वाक के रूप में भाषा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। प्राइवेट स्पीच की बात कौन करता है? प्राइवेट स्पीच की बात कौन करता है? तो हमारे वाइगोत्स्की महोदय करते हैं। और लैंग्वेज की बात भी कौन करता है? वाइगोत्स्की। ठीक। तो ये आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और ये पेपर हमारा 7 फरवरी का पेपर था। 7 फरवरी का पेपर था। और आप जो भी आपका पेपर का सीक्वेंस रहा वो मिला लीजिएगा। ठीक है। बाकी आपको जानकारी दे दें कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे।
जानकारी ये है कि आप टेट और सुपर टेट की तैयारी में, टीटी और सुपर टेट की तैयारी में, एसटेट की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि अब हमारा ये पेपर होने वाला है, टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, तो तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल कमर कस लीजिए कि इस बार शिक्षक भर्ती हमें लेनी ही लेनी है, कैसे भी लेनी है, पास करना है, टेट भी पास करना है और सुपर टेट भी पास करना है। सीटेट पास हो गए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नहीं हुए तो चिंता नहीं करना है, अपने आप को आगे बढ़ाते चलिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और धुआंधार बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथी।